चलिए तो पूरे दम के साथ एक बार जोर से चिल्ला के मुझे बताइए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरे यार, पूरे जोश में अभी तक नहीं आए हो, फिर से एक बार ट्राई करते। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हुई ना बात। चल, तो दोस्तों, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करने का जर्नी शुरू किया था। और जर्नल एंट्री पास करने की जर्नी में जो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कहा था कि याद मत करो, रट्टा मत मारो। ठीक है। मैक्सिमम लोग अकाउंट्स जो पढ़ते हैं वो यही करते हैं, वो रट्टा मार लेते हैं। ट्रांजैक्शन देखा कि ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, बस। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप ये मत करो। आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ क्या, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस ऐसे आएंगे जो कॉमन है, और वो कॉमन वाले याद हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि कितना इजी है। और फिर जैसे ही कुछ अलग आया तो हमारी गाड़ी अटक जाती है। तो दोस्तों, हमारी शुरुआत ही कुछ इस तरह से करनी है कि इजी आए, हार्ड आए, ट्रिकी आए, ऐसा कुछ आ जाए कि दुनिया में कहीं तक भी नहीं है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मैं वहां पे सोच पाऊंगा और मैं आंसर निकाल पाऊंगा, है ना। तो दोस्तों, यहां पे आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको सिंपल एक बात याद रखना है कि जैसे ही मेरे सामने कोई एक ट्रांजैक्शन आया, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन में किसके नजरिए से सोचना है? एंटिटी के नजरिए से सोचना है। बाकी दूसरा कोई तो भी एक पार्टी है, हम दोनों के बीच में किसी न किसी तरह का लेन देन हुआ है, और इन लेन देन के लिए मैं दो अकाउंट बनाऊंगा, एक लेन, एक देन, ऐसे दो अकाउंट में बनाऊंगा, राइट। ये दो अकाउंट क्या होंगे सर? या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या तो रियल अकाउंट होगा, या तो नॉमिनल अकाउंट होगा। तीनों में हम लोगों ने रूल्स पढ़ के रखे कि क्या होता है। यहां पे इस तरफ लिखने को कहते हैं डेबिट, इस तरफ लिखने को कहते हैं क्रेडिट। इधर लिखा तो डेबिट, इधर लिखा तो क्रेडिट, है ना। तो सर, इस इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और कोई ना कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, बस। दिस इज अकाउंटिंग लैंग्वेज। लेकिन इसका कुछ मीनिंग होता है, बस लिख दिया ऐसा नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग होता है। अगर मैंने यहां लिखा तो इसका कुछ ना कुछ मुझे एक इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, कुछ ना कुछ मीनिंग पता चल रहा है। अगर मैंने यहां लिखा तो इसका भी मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मीनिंग पता चल रहा है, राइट। यहां तक हमने समझा, और इसी प्रोसेस को हम आगे ले जा रहे हैं। आ जाता है अभी पॉइंट नंबर 7 में। 6 ट्रांजैक्शंस हमारे हो चुके थे, राइट। लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन कॉपी करने की किसी को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया है। आप चाहोगे तो मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन में ध्यान दो, फिलहाल सॉल्यूशन के प्रोसेस पे ध्यान दो, बस। ठीक है। चलिए, अब मैं 7th पॉइंट पे आ रहा हूं। 7th पॉइंट क्या है सर? सोल्ड मेडिसिन। अब हमारा मेडिकल स्टोर था यार, राइट। बंदे ने मेडिकल स्टोर शुरू किया, राइट। तो हम लोग क्या मेडिसिन बेचना कहने से कि मेरा रोज का है कि नहीं? यही तो मेरा बिजनेस है सर, इसी से मेरा पापी पेट, मतलब मेरा घर बार गुजारा होता है, राइट। तो सर, मैंने मेडिसिन बेचा कॉस्टिंग 10,000, और इसको बेचा है 5,000 के प्रॉफिट में। यानी कितने में बेचा? 15,000 में। एग्री सर? 10,000 कॉस्ट है, 5,000 प्रॉफिट, यानी 15,000 में बेचा, राइट। ओके सर, तो ये 15,000 का सेल हुआ। इस सेल को मैं रिगार्ड करूंगा एज माई इनकम, ठीक है। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन हुए, एक तो भैया एक कस्टमर है, ठीक है, और एक हम है, ठीक है। तो इसके पास से मेरे पास कहना ऐसे कि पैसे आए। कितने पैसे आए बताइए मुझे? 15,000 आए, राइट। बदले में ये क्यों पैसे आए भाई? वो बंदा मुझे क्यों पैसे दे रहा है? सर, क्योंकि मैंने उसे गुड्स बेचा है ना। अब इसे दो तरह से देखा जा सकता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। एक तरीका यह है कि सर, मेरे पास से ना गुड्स गए, स्टॉक का आउटफ्लो हुआ। आप ये भी दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसे ऐसे रिकॉग्नाइज ना करते हुए, क्योंकि ये मेरा रोज का है, इसलिए मैं इसे रिकॉग्नाइज करूंगा एज माई इनकम। तो मेरा इनकम क्या नाम से है सर? सेल्स। इसको क्या नाम दूंगा मैं? सेल्स। जब मैं मेरे रेगुलर दुकान के गुड्स बेच रहा हूं, इसे मैं क्या नाम से पुकारूंगा? सेल्स। सिंपल। चलिए, तो यहां इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, आ जाइए, ठीक है। अब डेट तो मुझे यहां पे दिया नहीं है, तो जो भी डेट है मैं यहां पे लिखूंगा। सर, पैसा आया, रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, सो बाय कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया मेरे पास? 15,000 रुपए, ठीक है। और ये पैसा क्यों आया? क्योंकि सर, मैंने इनकम कमाया ना, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। सो टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए, बीइंग
मेडिसिन्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। अब मुझे नहीं पता, जो आप सब यहां पे बैठे हो, आप में से कितने सारे जनों के मन में जिज्ञासा आते रहता है अलग अलग, चल ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे होते हैं। मैं भी ऐसे ही था। ठीक है। अब मुझे तो याद है भाई, मुझे तो डांट दिया गया था जब मैं क्वेश्चंस पूछता रहा, तो मुझे बोला जा रहा था कि अरे इतना सोचते हो, चुप चुप रहो, चुप रहो, नहीं सोचना इतना, ये बताया ना, बस इतना मान लेने का। ठीक है। तो मैं तो वैसा डांट खा चुका हूं, पीड़ित हूं। इसलिए मैं अब जब पढ़ा रहा हूं तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग सोच रहे हो। देखो, सोचते वक्त जब हम लोग पहली बार सोचते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ आलतू फालतू चीजें भी दिमाग में आते हैं, उल्टे सीधे चीजें, मतलब बचपना जिसको बोलते हैं, बचपना चीजें दिमाग में आते हैं। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी से धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप होगी। ठीक है। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो किसी के मन में आया कि नहीं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में सर, लेकिन यहां पर तो मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना। जरा सोचो, आपने यहां पर सिर्फ ये लिख दिया कि मैंने 15,000 रुपए का इनकम कमाया, लेकिन सर मेरे पास तो यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरे पास तो ये भी पता है कि कितने रुपए वाला गुड्स गया और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सर मैं उस प्रॉफिट को यहां क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैंने ऐसा करके क्यों नहीं लिख रहा हूं कि 10,000 अलग 5,000 अलग, ऐसा अलग अलग क्यों नहीं लिख रहा हूं, वाई। ये आया किसी के मन में? एनीवन है जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? एनीवन? नो सर। ओके, चलिए कोई नहीं। अब आ रहा है? सर सोचा नहीं था सर, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो सोच रहा हूं सर अभी। ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में अगर हम लोग सोच के देखें, देन इन दैट केस सिंपल सा है। देखो सर, मान के चलो अपनी चॉकलेट्स की दुकान है, अपन चॉकलेट्स बेच रहे हैं। ठीक है। एक चॉकलेट की खरीदी हो रही है 75 पैसे में और अपन बेच रहे हैं 1 रुपए में, यानी एक चॉकलेट में कितना कमाया? 25 पैसा, है ना। अब जरा सोचो, अपन 25 पैसे का चॉकलेट बेच रहे हैं, सॉरी 25 पैसे का प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। अब जैसे ही मैंने, मेरे पास एक बच्चा आया, अब चॉकलेट की दुकान है तो बच्चा ही आएगा भाई, ठीक है ना। तो एक बच्चा आया, उसको अपन ने एक चॉकलेट बेचा, बोले ये 25 पैसे प्रॉफिट, चलो लिख दो 25 पैसे प्रॉफिट। ठीक है। फिर दूसरा बच्चा आया, वो भी एक चॉकलेट गया, 25 पैसे का प्रॉफिट, ये चलो और एक 25 पैसे प्रॉफिट, ऐसा 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, ऐसा लिखते हुए चलूंगा मैं। कुछ समझ रहे हो कितना मुश्किल हो जाएगा फिर काम? भाई साहब, ये सब पढ़ तो रहे, लेकिन अपना काम मुश्किल बनाने के लिए नहीं, आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे एक 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 यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते बैठते, हम क्या करते हैं, पीरियोडिक बेसिस से प्रॉफिट निकालते हैं। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा? पीरियोडिक बेसिस से प्रॉफिट निकालते हैं। पीरियोडिक बेसिस से मतलब, सर 1 महीने का प्रॉफिट कितना, या 1 क्वार्टर का प्रॉफिट कितना, या पूरे 1 साल का प्रॉफिट कितना। ठीक है। तो यहां से बेटा आपके दिमाग में एक चीज और जाना चाहिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। अकाउंटिंग इज डन ऑन पीरियोडिक बेसिस, है ना। मैं एक पर्टिकुलर पीरियड को डिफाइन करता हूं और उस पीरियड की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जिस पीरियड की बात कर रहा हूं उसी पीरियड की अकाउंटिंग कर रहा हूं, उसके अगले पीरियड का अलग अकाउंटिंग होगा। Getting me? चलिए, तो मैं यहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा इकट्ठा। इसके लिए एंड में मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारे खर्चे लिखते जाऊंगा, एक एक करके सारे इनकम लिखते जाऊंगा, एंड में जाके मैं पूरे एक्सपेंसेस और इनकम को एक साथ कंपेयर करके प्रॉफिट निकालूंगा। यानी मैं हर एक यूनिट का प्रॉफिट निकालने की जगह इकट्ठा प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। तो ऐसा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने इनकम लिख लिया, खर्चे भी लिख लिए, प्रॉफिट बाद में पोस्टपोन किया, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, सर फिर हम लोगों ने ना सैलरी पे किया 12,500, सैलरी अपने स्टाफ को दिया ना। अगर अपने स्टाफ को दे रहे हो तो ये मेरा डे टू डे रोज का खर्चा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। नॉमिनल अकाउंट, है ना। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। और सर यहां लिखा है पेड, यानी मेरे पास से कैश गया, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा मैं? लिख दीजिए यहां पर, बाय सैलरी अकाउंट डेबिट
सैलरी दिया हम लोगों ने, कितना सैलरी दिया सर? 12,500 रुपए। यहां मैंने क्या रिकॉग्नाइज किया? यहां मैं पैसों के बारे में नहीं लिख रहा हूं। जब मैं सैलरी अकाउंट लिख रहा हूं, क्या मैं कैश की बात कर रहा हूं? नहीं सर, कैश अकाउंट अलग है, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं। गेटिंग मी? दो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट को मर्ज करके एक नहीं बनाना है। सर कैश लिख रहा हूं, बिल्कुल लिख रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सैलरी की। सैलरी मेरे लिए एक एक्सपेंस हुआ, राइट? तो एक्सपेंसेस को मुझे डेबिट करना है। ये जो मैंने डेबिट किया, ये मैंने कारण को डेबिट किया, और बदले में मेरे जेब से पैसे गए, इसलिए टू कैश अकाउंट। कितना सर? 12,500। ठीक है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ। अब मुझे ये तो दिया नहीं है, इसलिए मैं यहां पे ऐसा डैश 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 करके लिख देता हूं, लेकिन ये भी काम का इंफॉर्मेशन है, जरा सोच के देखो। फॉर द मंथ, अरे सर कौन से महीने का सैलरी दिया? बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। एम्प्लॉय आके बोलेगा, अरे सर मुझे वो महीने का तो सैलरी आपने दिया ही नहीं। तो आपके पास कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए, है ना? तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे फॉर द पर्टिकुलर मंथ, जैसे मई का है, जून का है, जुलाई का है, आप वहां पे लिख के रखोगे। गॉट इट? इजी छे। आगे देखो, अभी सैलरी हो गया। देन सोल्ड मेडिसिन ऑन क्रेडिट ₹40,000। सर मेडिसिन फिर से बेचा, यानी फिर से मेरी कमाई हुई, लेकिन उधार में बेचा। उधार में बेचा, then in that case I will consider this as receivable from my customers, right? उधार में बेच दिया ना, तो मैं यहां पे रिकॉर्ड करूंगा दिस एज रिसीवेबल फ्रॉम माय कस्टमर्स। तो इसके लिए मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल। सर मैंने ट्रेड किया, राइट? सो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड करने पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट मैंने बनाया, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। सर ये क्या है? ये है एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये रिप्रेजेंट करता है मेरे कस्टमर्स को, जिनको मैंने उधार में बेचा है, राइट? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसलिए मैंने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। मैं कह रहा हूं कि मुझे 100% से रिसीवेबल है, क्यों? बिकॉज मैंने उसको सेल किया। इंफॉर्मेशन समझ रहे हो किस तरह से लिख रहे हो? लिखते हुए चलो, 40,000, ठीक है? यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं बीइंग गुड्स रादर मेडिसिन्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब आप लोग यहां पर किताब में एक नाम पढ़ोगे जिसका नाम होता है डेटर्स, ठीक है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, these are the most common and outdated names. ठीक है, कॉमन है, आज भी कॉमन है, ज्यादातर किताबों में आपको ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट यस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज नॉट अ फ्यूचरिस्टिक नेम्स, इसलिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड रिसीवेबल कहोगे डेटर्स को और ट्रेड पेबल कहोगे क्रेडिटर्स को। हालांकि अगर आज आप डेटर्स क्रेडिटर्स कहते हो तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये आया सबको? सर वो एलएफ कॉलम बनाना है क्यों, अगर उसको ब्लैंक ही छोड़ने का है? पता चलेगा, आगे चल के देखेंगे अपन। ठीक है, यस सर, ये हो गया। अगले में आ जाओ। रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,000, दिस बिल इज नॉट येट पेड। सर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, आता है ना घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है, राइट? अगर वो बिल आया, क्यों आया? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बोर मार रहा था तो बोले कि चलो यार बिल भेज देते, चल, ऐसा है? नहीं ना? तो ये बिल क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि सर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया इसलिए भेज रहे, और क्या हो सकता है, राइट? तो सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, यानी कहना ऐसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, यानी वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। कहना ऐसे सो जैसे बिल हाथ में आ गया, आई एम नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब आता है, ये मेरे डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बात है, राइट? तो डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब मेरा रोज का खर्चा है, राइट? नॉर्मल रेगुलर एक्सपेंस। तो मैं इसे एक एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज करूंगा, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बिल मत बोल देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस।
ठीक है, तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बदले में क्या मैंने पैसे दिए? नहीं। इफ आई डिडंट गिव द मनी आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द अदर पर्सन। देखो बेटा, एक बात समझने की कोशिश करना, इनिशियली आपको ये कंफ्यूजन कभी कभी होगा कि सर कब ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करना, कब नहीं करना, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो याद रखना, देयर आर टू पार्टीज, लेन देन दो पार्टीज। मान के चलिए आगे वाले ने अपना कर्म पूरा कर लिया। क्या कहा मैंने? आगे वाले पार्टी को कुछ करना है, मेरे को भी कुछ करना है। आगे वाले ने कुछ अगर कर लिया, नाउ आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। कैसे समझा? अगर आगे वाले ने अपना काम कर दिया देन आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, और उसी तरह से अगर मैंने अपना काम पूरा कर लिया देन आगे वाला हैज टू पे, यानी आई विल हैव द राइट टू रिसीव फ्रॉम हिम, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? आधा काम हुआ क्या? अगर आधा काम हो गया देन इन दैट केस वी डू हैव द राइट टू रिसीव एंड वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप सपोज आप दोस्तों में से कोई भी दोस्त मिलके तारीख पे गए हो, ठीक है, तारीख पे गए हो किसी खास के साथ, अपने मित्र के साथ, ठीक है, कोई खास मित्र के साथ। अदरवाइज रेगुलर मित्र के साथ तो टपरी में जाते हैं अपन, बरोबर, कटिंग चाय में निपटते अपन। लेकिन किसी खास के साथ अगर गए तो वहां पर अगर जाके मस्त ऑर्डर किए, ठीक है, एकदम मतलब कोल्ड कॉफी, ठीक है, बाकी दोस्त लोग देख के बोलेंगे साले अपने को तो टपरी पे लेके जाते कटिंग चाय पिलाता, इधर कोल्ड कॉफी, ठीक है, व्हाटएवर, एनीवेज, तो कोल्ड कॉफी, फ्रेंच फ्राइज, देन nachos, देन ऑल दोस फैंसी आइटम्स, बरोबर। हाँ, तो ये सब चीजें आए। अब वहां पे अगर झगड़ा वगड़ा हो गया और थोड़ा कुछ हुआ, अपन ने हाथ भी नहीं लगाया, क्या अपने को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? बताओ। पैसे देने पड़ेंगे ना? क्यों? सर आपने तो खाया नहीं, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आगे वाले ने अपना काम पूरा कर लिया। उनका काम क्या था? खाना देना, खाना खिलाना नहीं, है ना। तो उन्होंने खाना दे दिया, बस उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। हेंस यू आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, राइट। सो अगर आगे वाले ने अपना काम कर दिया, आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन। इधर क्या हुआ जरा देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने कंज्यूम कर लिया ना, आगे वाले का काम था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, उन्होंने सप्लाई कर दिया, मैंने कंज्यूम कर लिया, तो अब मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे। आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, राइट। ओके, चलिए तो इसको लिखेंगे किस तरह से? सर पहले तो खर्चा हुआ, लिख दो सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखो अभी कह रहा हूं और सुन लो जरा ध्यान से, मैं अभी बोल रहा हूं कि आगे चल के आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट में इस तरह का एक पॉइंट आएगा और उसमें मेरे पास ऐसे पेपर्स आएंगे जो लिख के देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है। वो बिल को मैं सर्कल करके वहां पे बोलूंगा बिल नहीं एक्सपेंस, ये अभी बोल रहा हूं। आप लोग मेरी बात सुन के बोलेंगे सर हम हैं, बाकी लोग करते होंगे गलती, हम नहीं करते, ऐसे बोल के गलती करोगे। अभी बोल रहा हूं मैं आपको, मुंह पे बोल रहा हूं। यहां एक्सपेंस लिखा है, ये एक्सपेंस वर्ड को मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, आगे चल के याद दिलाऊंगा। ये बोल रहा हूं यहां पे एक्सपेंस लिखना, बिल नहीं। फिर से बोल रहा हूं एक्सपेंस लिखना, बिल नहीं। फिर भी देखना पेपर में कुछ लोग बिल लिख के आ जाएंगे, ठीक है सर। चलो चैलेंज किया, देखते हैं। You have to definitely have the right to prove me wrong. देखते हैं कितने जन मुझे गलत प्रूव करते हो, ठीक है। सर इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हो? अरे देखते हैं ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो? चैलेंज सब लोग, टेस्ट में यही पॉइंट पूछूंगा, एक्सेप्ट कर रहे हो? चलो बेटा देखते हैं, अभी जब टेस्ट होगा ना तब देखेंगे कौन जीता, ठीक है। लेकिन सच बात बोलूं, ये एक ऐसा शर्त है जिसमें जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि मैं हार जाऊं, आप लोग जीत जाओ। जेन्युइनली मैं चाहता हूं, मेरी जीत उसी में है। अगर मैं हारा ना तो उसमें ही मेरी जीत है, ठीक है। तो यू डेफिनेटली शुड प्रूव मी रॉन्ग, ओके। चलो देखते हैं अभी बाकी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट को मैं कर देता हूं डेबिट। कितने का बिल आया? 3000। बाप रे, 3000 का बिल। चलो 3000 रुपए, ठीक है। बदले में अगर पैसे दे देता तो मैं टू कैश करता, है ना, कैश का आउटफ्लो। लेकिन यहां पे पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अकाउंट बनाऊंगा। कौन सी कंपनी है? मालूम नहीं,
तो ठीक है सर, यहां बना लेते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट। क्या बनाया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट। कुछ समझे? देखो सर, दोनों सेम नहीं है। जिसका डेबिट किया वो क्या नाम था? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। वहां मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की। लेकिन जो क्रेडिट किया, क्या नाम लिखा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट। सरनेम भी देखना। जब मैं पेबल कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जैसे पैसे देने हैं। So electricity expense payable represents the account of the electricity company to whom this bill is payable. So I am recognizing my liability towards him. Personal account का रूल यही कह रहा है, credit to whom money is payable. Correct? चलो, नरेशन में भी हम यही बात लिखेंगे। लिखो वहां पे, being electricity bill for the मंथ तो मुझे दिया नहीं है इसलिए मैं डैश 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 कर देता हूं, रिसीव्ड एंड ऑब्लिगेशन recognized। ठीक है। नरेशन में थोड़े डिटेल भी लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यूपीआई से पे किया तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन आईडी होता है। ये ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह हम लोग लिखते हैं नरेशन में। ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है कि आगे चल के आप लोग की क्या आदत पड़ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आदत सब लोग ऐसा डाल लोगे कि पहले लिखोगे बीइंग, फिर देखोगे क्वेश्चन में क्या सेंटेंस लिखा है, वो इस सेंटेंस उठा के कॉपी पेस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट एवरी कॉमर्स स्टूडेंट डज। ठीक है, आप भी यही करने वाले हो, लेकिन फिलहाल थोड़ा सोच के देखते हैं। फिलहाल ये लिख लिया सभी ने, यहां तक सबका हो गया? परफेक्ट, वेरी गुड। आगे देखो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2 लाख। सर हम लोगों ने ना बैंक में पैसे जमा किए। बैंक में अगर पैसे जमा किए, कैन आई से दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अस एंड द बैंक। सब बैंक और हमारे बीच में ट्रांजैक्शन है। हमारे पास से बैंक के पास कैश गया, कैसे कि मेरे दुकान में जो कैश रखा हुआ था ये मेरे पास से गया, राइट? तो कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश इज गोइंग आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट टू क्रेडिट होगा फॉर श्योर, राइट? अब ये पैसे गए तो मैंने कुछ खरीदा क्या? नहीं सर, ये पैसे मैंने बैंक हु इज एक्टिंग एज माई एजेंट उसके पास रखे। तो क्या सर ये उसको दे दी हम लोगों ने? नहीं, ये मेरे पैसे उसके पास संभाल के रखने के लिए दिए हुए। कुछ समझ में आ रहा है? तो सर ये पैसे मेरे, जब चाहो मैं उससे रिसीव कर सकता हूं बैक। इट इज रिसीवेबल बैक फ्रॉम हिम। सो एज अ रिजल्ट बैंक हु इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनको क्या करना चाहिए? डेबिट, क्योंकि डेबिट मतलब इनसे मैं कभी भी इस पैसे को रिसीव कर सकता हूं, राइट? आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि बैंक को मैंने जो पैसे दिए, ही इज द रिसीवर, इट नॉट ही, इट इज द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैश का आउटफ्लो, इसलिए कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सबको आ रहा है ये? ठीक है, लिखो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ 2 लाख रुपए एंड किती केश गेले? 2 लाख केश गेले। ठीक है, मेरी इस मराठी को सुन के कुछ लोग थोड़े भावुक हो जाते बेचारे। जो लोग थोड़े कष्ट में है वो लोग भावुक हो जाते हैं, है कि नहीं? मतलब एक बार मेरे क्लास में ऐसा हुआ भी था। टोपी पहन के एक बंदा बैठा था, ठीक है? जैसे ही मैंने ऐसा बोला केश गेले, बोला सर मत बोलो सर। बोला क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा हूं ऐसे ही। बोला सर ऐसा मत बोला करो सर, अच्छा नहीं लगता। बोला क्यों, क्या हुआ? फिर उसने अपना टोपी निकाला। समझ गया ना? तो फिर मुझे भी गिल्ट फील हुआ, हाँ यार रहने देते यार। तो
आई होप यहाँ पे कोई टोपी पहन के तो नहीं बैठे हो ना, कोई भावुक तो नहीं है कोई, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ओके। यहाँ पे देखो, नरेशन बीइंग के कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, पैसे डिपॉजिट किए हम लोगों ने बैंक में, बरोबर। चले बड़े आगे, नेक्स्ट, कैश विड्रॉन यूजिंग एटीएम कार्ड। अपने पास एटीएम कार्ड आता है बैंक में खाता खोलते हैं तो, राइट? तो हमारे पास एटीएम कार्ड है, वो एटीएम कार्ड से अपन ने मस्त बिजनेस का जो खाता है वहां से 3,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है? अब मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया है, अब जरा ध्यान से देखना, 12th एंड 13th ट्रांजैक्शन दोनों को एक साथ पढ़ो। देखो 12th ट्रांजैक्शन में क्या कहा है, कैश विड्रॉन यूजिंग एटीएम कार्ड ₹3,000, और 13 में क्या लिखा है, देखो, कैश विड्रॉन यूजिंग एटीएम कार्ड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। दोनों में फर्क है ना? यानी वो पहला वाला जो 3,000 मैंने निकाला, ये बिजनेस के लिए निकाला, और दूसरे वाले में क्लियरली बोला हुआ है कि वो 2,000 हम लोगों ने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो अकॉर्डिंगली मेरा फर्क पड़ेगा यहां पे, ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं बिजनेस यूज के लिए निकालता हूं तो बिजनेस में भी कैश रखा हुआ है सर मेरे पास, तो बैंक से निकाल के कभी कभी कैश रखते हैं ना अपने पास, ठीक है? तो ये हुआ बिजनेस का कैश विड्रॉल। लेकिन वहीं पे अगर मैं कह रहा हूं कि अपने जेब में लिए तो विड्रॉ करके अगर अपने वॉलेट में डाल दिया, सो दैट इज अ पर्सनल विड्रॉल, ठीक है? अब वो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देना होगा, लेकिन अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, वन बाय वन, ठीक है? एक मिनट, यहां पे लिखो आप लोग, बाय, पहला वाला जो है कैश अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश आया, पैसा आया, कितना पैसा आया, 3,000 रुपए। सर मेरे पास मतलब ओनर के पास नहीं, हाँ याद रखना, मैं ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं, बिजनेस की। तो बिजनेस के पास पैसा आया, सो कैश अकाउंट डेबिट मतलब बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ा, ठीक है? कहां से आया, बैंक से, सो बैंक इज द पेयर, बैंक इज द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए, ठीक है? ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, बीइंग कैश विड्रॉन, ठीक है? लेकिन दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले में भी टू बैंक, उसके बाद वाले में भी टू बैंक, क्योंकि बैंक इज स्टिल द गिवर। लेकिन शुड आई डेबिट माई कैश अकाउंट, नो, माई बोले तो बिजनेस, सर ये पैसे बिजनेस के पास नहीं आए, ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, यानी ओनर लेके चला गया। सो मैं इसे क्या मानूंगा, मैं इसे कहूंगा एज ड्रॉइंग्स। सर ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले हैं सर, तो ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ भी, या बिजनेस के कैश में से, या बिजनेस का कुछ भी अगर ओनर लेके चला जाता है अपने घर में, तो हम लोग इसे क्या नाम से पुकारेंगे, ड्रॉइंग्स, ठीक है? सो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,000 एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2,000। दोनों में फर्क दिखा क्या हो रहा है? सर एक में बिजनेस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, एक में पर्सनल विड्रॉल है। पर्सनल विड्रॉल है तो फिर मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा एज ड्रॉइंग्स, और बिजनेस का विड्रॉल है तो फिर रेगुलर कैश बैलेंस बढ़ रहा है, ऐसा ही मैं दिखाऊंगा, ठीक है? यहां पे नरेशन में लिख देते हैं हम लोग, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हो गया यहां तक सबका? चलिए नेक्स्ट,
ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टेशनरी खरीद रहे हैं, अगले में कंप्यूटर खरीद रहे हैं। सर बात को समझने की कोशिश करो। सर मैं जो कुछ भी खरीद रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, मैंने परचेज किया, है ना। अब मैंने अगर परचेज किया तो सबसे पहले ना ये देख लेना कि क्या परचेज किया। ओके सर मैं किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं? मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं एंटिटी की। देयर इज सम पर्सन जिससे मैं कुछ खरीद रहा हूं, ठीक है। सर इससे जो मैंने परचेज किया पहले देखना कि क्या खरीदा, ठीक है। अब अगर मैंने गुड्स खरीदा, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जैसे हमारे केस में मेडिकल स्टोर है, तो अगर मैं मेडिसिन खरीद रहा हूं देन ओनली आई विल डेबिट दैट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कोई भी और परचेज हुआ, एनी अदर परचेज, तो मैंने जो खरीदा उसके नाम से अकाउंट बनाऊंगा। जैसे मैंने परचेज किया फर्नीचर तो मैं बनाऊंगा फर्नीचर अकाउंट। मैंने खरीदा कार तो मैं बनाऊंगा कार अकाउंट। मैंने खरीदा बिल्डिंग तो मैं बनाऊंगा बिल्डिंग अकाउंट। कुछ समझ रहे हो? क्या खरीदा उसके मुताबिक। अगर गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट, बाकी कुछ भी खरीदो तो वहां पे क्या खरीदा वो अकाउंट, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए क्या खरीदा हमने, स्टेशनरी। स्टेशनरी का सामान खरीदा 1000 रुपए का। दुकान में, हर दुकान में लगता ही है यार, पेपर वेपर प्रिंटिंग विंटिंग के लिए तो लगता ही है ना, पेन पेंसिल वगैरह कुछ तो लगेंगे, स्केल वगैरह कैलकुलेटर वगैरह, है ना, स्टेशनरी आइटम्स। अब जरा सोच के देखना, स्टेशनरी आइटम्स, मेरा दुकान है क्या स्टेशनरी का? नहीं, मेरा दुकान किसका है? मेडिसिन का। तो अगर मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूं तो मैं से कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा? स्टेशनरी अकाउंट। गेटिंग मी? सर अगले में देखो, अगले में मैंने खरीदा कंप्यूटर तो मैं किससे डेबिट करूंगा? कंप्यूटर अकाउंट। सिंपल, क्या खरीदा वो अकाउंट। ओके चलो, तो 14th में सर मैंने खरीदा तो स्टेशनरी, लेकिन सर बदले में मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए ये बोला नहीं है। अगर नहीं बोला है तो नॉर्मल असम्पशन इज किसी भी दुकान में जाओगे सामान खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना, बिना पैसे के वो आपको सामान ही नहीं देगा, राइट। तो मैं नॉर्मली स्पीकिंग यहां पे क्या अज्यूम करूंगा कि मैंने पैसे दे दिए। तो यहां पे मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा? सर मैंने क्या खरीदा? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी नामक खर्चा डेबिट करूंगा, राइट। ये हो गया मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेशनरी खरीदा, राइट। ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब जरा सोच के देखो, स्टेशनरी खरीदना भी रोज का है। सोच के देखो बॉयज, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? पेन पेंसिल घुमाना रोज का है, हम कहां संभाल के रखते हैं भाई, है कि नहीं। अब वो स्टेशनरी जो हम लोग खरीदते हैं वो खरीदते ही रहते हैं सर, इतनी बार खरीद चुके कि अभी खरीदना भी बंद कर दिया, अब बोरो करते हैं बस। एनीवेज, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ये मेरे लिए क्या है? ये मेरा रेगुलर खर्चा है सर, है ना। अब ऑल द गर्ल्स माइट थिंक हियर कि सर स्टेशनरी का सामान हम तो बड़े संभाल के रखते हैं सर, है ना। तो सर ये मेरे लिए तो असेट हो सकता है। असेट, जरा सोच के देखो कितने का स्टेशनरी खरीदा आपने, असेट मानोगे उसे, है ना। तो ये इमटेरियल है, तुच्छ रे। ऐसे तुच्छ चीजों को वैसे ट्रीट करने का, इसको एसेट का दर्जा मत देना, ठीक है। तो हम ऐसे रेगुलर एक्सपेंस मानते हुए स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपए। लेकिन बदले में मेरे पास से पह गए, सो टू कैश अकाउंट कितना? 1000 रुपए। तो यहां पे लिख देता हूं बीइंग स्टेशनरी purchased for cash। अब इसी तरह से अगला देखो क्या हुआ। सर स्टेशनरी खरीदा, अगले में कंप्यूटर खरीदा, लेकिन यहां पे क्या बोला है देखिए, पेड बाय चेक। मतलब चेक से पे किया, यानी मेरे वॉलेट से पैसे गए कि मेरे बैंक से पैसे गए? बैंक से, राइट। तो ये मूवमेंट ऑफ मनी इज फ्रॉम माय बैंक, इसलिए यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे क्या खरीदा मैंने? कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर कम्स इन, सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू
सर पैसे बैंक से गए, इसलिए बैंक इज द गिवर, इसलिए क्रेडिट किसे करूंगा? बैंक अकाउंट को। सर कितने का कंप्यूटर खरीदे अपन ने? 40,000 का, है ना? तो 40,000 का इधर ऐसा लिख दो। सर नरेशन में क्या लिखूं? नरेशन में लिखूंगा बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड एंड पेड बाय चेक नंबर डैश डैश डैश। ठीक है, अब चेक नंबर मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से लिख के रखा है ताकि ये ध्यान में रहे आपको कि नरेशन लिखते वक्त चेक नंबर लिखना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा ऐसे बहुत चेक देते हैं और रिसीव भी करते हैं हम लोग, तो उसका भी हिसाब रखना पड़ता है कि कौन सा चेक किसको दिया। इसीलिए आप लोग चेकबुक अगर देखोगे तो चेकबुक में चेक नंबर दिया रहता है ना? तो ये सब हिसाब रखा जाता है कि कौन सा चेक नंबर मैंने किसको दिया है। ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं अभी। सर परचेज्ड टैब फॉर ओनर्स सन, 15,000 रुपए का ओनर के बच्चे के लिए अपन ने टैब खरीदा। अब मुझे बताइए बच्चा किसका है, ओनर का कि बिजनेस का? सर क्या बात करो, ओनर का है सर। हाँ तो ओनर का बच्चा है तो फिर ये ओनर का खर्चा है ना, मानते हो ये बात? सर ये उसका पर्सनल मामला है, उसके बच्चे के लिए खरीदे, जो खरीदना है खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं ना। तो सर बिजनेस के पैसे से ओनर का कोई भी पर्सनल काम हो तो इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा एज ड्रॉइंग्स। तो सर यहां दिया है मतलब हमारे पैसे गए, कितने पैसे गए? 15,000 गए रे बाबा, है ना? तो मैं 15,000 का कैश का आउटफ्लो दिखाऊंगा कि सर 15,000 मेरे पास से गए। ठीक है, लेकिन बदले में मेरे पास कुछ आया नहीं। सर ये ओनर लेके गया उसके पर्सनल काम के लिए, है ना? तो जर्नल एंट्री क्या लिखोगे इसका? यहां पे आप डेबिट करोगे ड्रॉइंग्स, राइट? लिखो यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। आप टैब अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे क्योंकि ये आपका बिजनेस का है ही नहीं, ये तो पर्सनल है। इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से। और बिजनेस के पास से कैश गया टैब खरीदने के लिए, इसलिए आप क्रेडिट करोगे टू कैश अकाउंट 15,000, है ना? अब देखो सर अकाउंटिंग लैंग्वेज में तो मैंने सिर्फ ये बोल दिया ड्राइंग्स, इससे मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल खर्चा है। तो नरेशन में इसकी कहानी लिखूंगा। नरेशन में लिखूंगा बीइंग टैब परचेस्ड फॉर ओनर्स सन। सन का स्पेलिंग सही लिखना, कुछ महान लोग SUN मत लिख देना। ठीक है ना? चलो वन लास्ट, एक लास्ट, ये लास्ट है सर, मजा आ गया। नंबर 17 लिखो। 17 परचेज्ड अ हैंडबैग फॉर ओनर्स वाइफ रुपीज 20,000। बाप रे, ओ हैंडबैग एक ही है। हाँ तो चलेगा सर, ठीक है ना? गर्ल्स बोलेंगे हाँ सर तो कौन सी बड़ी बात है, 20,000 का ही तो है सर, हैंडबैग तो करोड़ों के भी होते हैं, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना? हाँ, इस पे लड़कों को फर्क पड़ेगा जो 200-300 वाले वॉलेट पे भी खुश रहते हैं, बरोबर? और वो भी सालों साल चलाते वो। अच्छा खैर चलो एनीवेज, है ना? अच्छा, ये मैं किसी आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। हाँ, चलो। तो हैंडबैग फॉर ओनर्स वाइफ, बीवी किसकी है? ओनर की बिजनेस की? क्या बात कर रहे हैं सर, वो ओनर की है। तो बिजनेस का खर्चा है कि पर्सनल खर्चा है? सब पर्सनल है ना? हाँ तो क्या मानोगे इसको? लिखो एंट्री, क्या लिखोगे?
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक अपन ने कोई बैंकिंग मोड से पे किया गया नहीं ना, तो कैश अकाउंट लिखो। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग हैंडबैग परचेज फॉर ओनर की बीवी, ठीक है, ओनर्स वाइफ, ठीक है, लिख लो। सबको जम गया? कैसे लिख रहे हैं हम लोग? ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ वी विल बी पासिंग द जर्नल एंट्रीज। पहले यही जर्नल एंट्रीज की थोड़ी और प्रैक्टिस लगेगी हमें। एक बार ये मास्टरी हासिल कर लिया, इसके बाद हम लोग जाएंगे लेजर पोस्टिंग में। तो यही है हर किस्से, हर जगह की कहानी, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, चाहे फर्म हो, सब जगह पे ऐसा ही किया जाता है, राइट? चलिए, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। रुकते हैं अभी और वापस से कंटिन्यू करेंगे कल। नहीं, कल मिलना है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, संडे नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, तो मिलेंगे मंडे। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।